बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स, उसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इसको मिटा रहा था मैं, रुक गया। पार्ट 6, क्योंकि यही तो टॉपिक चल रहा है। इससे पहले जो पार्ट 5 था, असल में वो कंसंट्रेशन यूनिट्स का पार्ट 1 था, और ये जो है कंसंट्रेशन यूनिट्स का पार्ट 2 है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 5 देख लें, जिसके अंदर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझाया, कंसंट्रेशन होती क्या है, ये क्या बोला है, ये मैंने समझाया। और उसके बाद जो है ये मैंने बताया कि कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं, तो यूनिट क्या होता है, यूनिट को भी बताया पिछले पार्ट के अंदर। और बहुत सारे यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 5 कैटेगरी में यूनिट्स को, कंसंट्रेशन यूनिट्स को, कंसंट्रेशन के यूनिट्स को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, वो मैंने बताया। और उसमें से पहली कैटेगरी ये परसेंट कंपोजिशन, जिसके ये 4 केसेस थे, मास मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम मास परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। तफसील से मिसालों के साथ इसको हमने कवर किया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे मोलैरिटी है, तीसरे नंबर पे मोलैलिटी है, चौथे नंबर पे मोल फ्रैक्शन है, और पांचवें नंबर पे पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स है, जिसके मज़ीद 3 हिस्से हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो इनको देख लेते हैं अभी, ठीक है भाई। तो ये दूसरे नंबर पे जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स आते हैं, ये मोलैरिटी का है। मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, तीसरा वाला जो मोलैलिटी है ना, इसको भी आप साथ ही ले लें, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूले ही आपको इसके बारे में तफसील बता देंगे कि ये मोलैरिटी है क्या। मोलैरिटी का आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये बोल रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या करें, डिवाइड कर दें सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर या फिर लीटर। ये तो हो गया मोलैरिटी। अभी समझा देता हूँ। मोलैलिटी जो बात बोलती है वो भी मोल्स की ही बारे में बात करती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको डिवाइड करने हैं, किस पे डिवाइड करने हैं, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बुनियादी फ़र्क रखिएगा, यहाँ पर वो मोल्स को डिवाइड कर रहा है सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन किस में लेंगे आप, या तो क्यूबिक डेसीमीटर में लेंगे या लीटर में लेंगे, या क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं लेना तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ले लें, या लीटर में नहीं लेना तो मिलीलीटर में ले लें, ठीक है। जबकि मोलैलिटी जो है वो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ही बात करती है। उनको डिवाइड कर रहे हैं आप सॉल्वेंट इन किलोग्राम, कि आपने सॉल्यूशन नहीं लेना बल्कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को लेना है, और उसको किस में एक्सप्रेस करना है, उसको आपने किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। ये इनके फॉर्मूलाज हो गए। अब ये मोलैरिटी की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो है इन्हीं से फॉर्मूलाज बनते हैं, और फार्मूलाज से ही डेफिनेशन बनती हैं। असल में जो फार्मूला बोल रहा होता है ना, वो ही डेफिनेशन बोल रही होती है। तो फार्मूला आपको क्या कह रहा है, मोलैरिटी क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है। इस तरीके से आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं इन मोल्स, मोल्स में। लेकिन कितने, सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर और 1 लीटर सॉल्यूशन।
मतलब आसान लफ्ज़ों में मोलैरिटी एक मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, सॉल्यूट की। ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने ये सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, ये बनाया है 1 क्यूबिक डेसीमीटर का सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है ये कितना बना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर का ये सॉल्यूशन है। और आपको पता है सॉल्यूशन जो है ये किसके बराबर होता है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है। सॉल्वेंट जो ग्रेटर इन क्वांटिटी होता है, सॉल्यूट जो लेसर इन क्वांटिटी होता है। यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इस 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की तादाद, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, हाउ मैनी, हाउ मैनी moles are there, how many moles are there in 1 cubic decimeter या लीटर सॉल्यूशन। तो सपोज़ करते हैं कि इसमें जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर का ये आपने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें सॉल्यूट कितने लिए हैं आपने, सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड के कितने मोल लिए हैं आपने, 4 मोल लिए हैं। 4 मोल मौजूद हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। तो ये क्या चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली, ये आपने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, ये आपने मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, ठीक है भाई। तो मोलैरिटी सिर्फ आपको ये बताती है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कितनी है। 2 मोल्स हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, 5 मोल्स हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, 10 मोल्स हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, ठीक है। अगर सॉल्यूशन सपोज करें आपका 2 क्यूबिक डेसीमीटर का है, आपका सॉल्यूशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बजाय 2 क्यूबिक डेसीमीटर का है, और आपने सॉल्यूट जो है सोडियम क्लोराइड इसके 4 मोल जो है वो डाले हैं, तो फिर पता है क्या होगा। ये देखें, ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन को मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया, ये दूसरा क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। अब ये जो 4 मोल आपने सॉल्यूट के इसमें डाले हैं, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 2 मोल इधर आ जाएंगे और 2 मोल इधर आ जाएंगे सॉल्यूट के। अब अगर आपसे मोलैरिटी पूछा जाए कि भाई इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी क्या बोलती है, पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम, पूरा सॉल्यूशन लीटर में या पूरा सॉल्यूशन क्यूबिक डेसीमीटर में, उसके बारे में आपको नहीं बताएगी मोलैरिटी कि उसमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये नहीं बताएगी आपको। जैसे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन 2 क्यूबिक डेसीमीटर का है, तो इसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मोलैरिटी आपको ये नहीं बताएगी। आपको 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर के अंदर कितने जो है वो सॉल्यूट के मोल्स हैं, ये आपको मोलैरिटी बताएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्योंकि ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर का सॉल्यूशन है और 4 मोल डिज़ोल्व किए हैं आपने, वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। आप चाहें तो फार्मूला लगा लें, आप देखें जवाब आपका यही आएगा, 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसी को हम कैसे लिखते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ऐसे ही लिखते हैं ना, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। समझ में आ गई बात। तो ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर क्या है, ये यूनिट है कंसंट्रेशन का। और ये कंसंट्रेशन जो आप सॉल्यूट की बता रहे हैं वो किस में बता रहे हैं, मोल्स में बता रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन या पर लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये आ गया यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक है छोटा सा, वो क्या है, टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर जो आप लीटर ले रहे हैं ना सोल्यूशन का, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने
सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन आपने 2 क्यूबिक डेसीमीटर का बनाया है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर का बनाया है, और आपने 4 मोल जो है वो सॉल्यूट के इसमें डिज़ोल्व किए हैं। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर जो है कितने मोल आ गए थे सॉल्यूट के? 2 मोल आ गए थे। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, 2 क्यूबिक डेसीमीटर के बजाय 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा ना, फिर फ़र्क पड़ जाएगा। और ये कैसे होगा? इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा टेम्परेचर से। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम पर असरअंदाज होता है। तो जब मोलैरिटी जो है, ओवरऑल मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी टेम्परेचर से, टेम्परेचर असरअंदाज होगा मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी कम ज़्यादा हो सकती है टेम्परेचर के कम ज़्यादा करने से, क्योंकि उसका असर डायरेक्टली वॉल्यूम पे पड़ेगा, क्यूबिक डेसीमीटर पे पड़ेगा या लीटर पे पड़ेगा, किसके? सॉल्यूशन के। ये पॉइंट नोट कर लें, ठीक है भाई। अब मोलैरिटी क्या है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मोल की बात करती है, लेकिन यहाँ देखें मोलैलिटी वो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ही बात करती है, लेकिन सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे नहीं, सॉल्यूशन पे नहीं, सॉल्वेंट किलोग्राम में। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने ये सॉल्यूशन जो है वो बनाया, तो इसमें सॉल्यूट भी आपने डाला है और इसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है, ठीक है। अब सॉल्वेंट जो है वो किलोग्राम में, मिसाल के तौर पर 2 किलोग्राम का सॉल्वेंट है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है इसको मैं मोल्स में फ़िलहाल नहीं लेता, अभी आपको समझाने के लिए कहता हूँ। ये सॉल्यूट जो है, ये जो है आपका, इसको बढ़ा लेता हूँ सॉल्वेंट को, जो ना सॉल्वेंट को मैं कर लेता हूँ 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का सॉल्वेंट है और 4 किलोग्राम का सॉल्यूट है। ये 4 हो गया, 4 किलोग्राम सॉल्वेंट जो है ये हो गया 10 किलोग्राम। अब सॉल्यूशन कितने का बनेगा? 4 + 10, सॉल्यूशन जो बनेगा वो 14 किलोग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन की बात यहाँ पर नहीं की जाती, ठीक है। यहाँ पर बात की जाती है सॉल्वेंट की, इसकी बात की जाती है, सिर्फ सॉल्वेंट को लिया जाता है कि सॉल्वेंट जो है, और सॉल्वेंट भी आपको किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। मोलैरिटी में देखें आप सॉल्वेंट ले रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे, और किस में ले रहे थे? क्यूबिक डेसीमीटर और लीटर के अंदर। मतलब आप जो सॉल्यूशन ले रहे थे वो वॉल्यूम में ले रहे थे, और यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट ले रहे हैं वो मास में ले रहे हैं। दोनों के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वॉल्यूम जो है इस पर टेम्परेचर असरअंदाज होता है, लेकिन मास जो है इसके ऊपर टेम्परेचर असरअंदाज नहीं होता। मास उतना ही रहता है, आप टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, सॉल्वेंट का जितना मास होगा 10 kg वो उतना ही रहेगा। नोट कर लीजिए इस बात को, ये MCQs में आता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मोलैलिटी बताइए, तो आपको बताना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर सॉल्वेंट इन kg। मतलब 1 kg के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मैं यहाँ सॉल्यूट के किलोग्राम की बात नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ सॉल्यूट के मोल्स की बात करूँगा, क्योंकि हमें मोल्स में ही बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये आपको चेक करना है। अब यहाँ पर 4 किलोग्राम के सॉल्यूट के बजाय यहाँ 4 मोल अगर मैं कर लूँ, 4 मोल जो है सॉल्यूट के कर लूँ, तो 4 मोल जो हैं, और किलोग्राम कितना है? 10 किलोग्राम का सॉल्वेंट है। अब ये बात हमेशा याद रखा करें कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट उसके जितने भी मोल हैं वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे हर किलोग्राम के अंदर, हर किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें, ये 4 मोल हैं सॉल्यूट के, यहाँ पर ये 10 किलोग्राम है,
तो इसका मतलब कितने पे जाके बैठेगी ये कहानी, अंदाज़ा करें। एक रफ एस्टीमेट जो मैं लगा रहा हूँ, तकरीबन 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट जो है वो 1 मोल रखेगा, यानी कि ये 1 मोल जो है आ जाएगा 2.5 किलोग्राम में, दूसरा मोल आ जाएगा 2.5 किलोग्राम में, तीसरा मोल आ जाएगा 2.5 किलोग्राम में, चौथा मोल आ जाएगा 2.5 किलोग्राम में, ठीक है। लेकिन तो हर 2.5 किलोग्राम के अंदर, हर 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल जो है वो सॉल्यूट का आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा हम आसान कर लें अगर यहाँ पे, कि ये 10 केजी नहीं लेते अब हम इसको बोलते हैं ये 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है, ठीक है, ये 1 किलोग्राम है। याद रहे मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, ये सॉल्वेंट को बता रहा हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ सॉल्वेंट है, और ये कितना है, ये 1 किलोग्राम का है, और इसके अंदर कितने मोल आ रहे हैं, 4 मोल आ रहे हैं। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये मोलैलिटी। तो जब आपसे मोलैलिटी पूछी जाती है तो आपसे आसान लफ्ज़ों में ये पूछा जाता है कि भाई ये बता दीजिए सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने आ रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स जो हैं 1 किलोग्राम में कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा सॉल्वेंट को 1 किलोग्राम ही ले लिया, और यहाँ पर 4 मोल हैं टोटल सॉल्यूट के, तो मोलैलिटी यहाँ पर क्या निकलेगी, मोलैलिटी यहाँ पे निकलेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 4, सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है 1, तो मोलैलिटी जो निकलेगी वो 4 निकलेगी। क्या निकलेगी 4, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट आ गया, ये इसका यूनिट आ गया। अगर हम सपोज़ करते हैं यहाँ पर कि अब हम ये 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट नहीं है बल्कि ये 2 किलोग्राम का सॉल्वेंट है, और आपके पास सॉल्यूट जो हैं वो कितने हैं, सॉल्यूट के कितने मोल हैं आपके पास, 4 मोल हैं। अब ये 4 मोल में से ये टोटल जो सॉल्वेंट है वो 2 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम ये रहा, 1 किलोग्राम ये रहा, तो ये 4 मोल में से 2 मोल यहाँ आ जाएंगे, 2 मोल यहाँ आ जाएंगे। मोलैलिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की ज़िम्मेदार है, टोटल सॉल्वेंट की ज़िम्मेदार नहीं है। मोलैलिटी आपको यही बताती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल आएंगे, टोटल मोल कितने हैं, नो इशू, टोटल सॉल्वेंट जो है वो कितने किलोग्राम का है, नो इशू, 1 का बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि टोटल तो 2 किलोग्राम का सॉल्वेंट है, लेकिन इसके 1 किलोग्राम के अंदर टोटल 4 मोल में से 2 मोल आ रहे हैं, तो मोलैलिटी यहाँ पर कितनी निकलेगी, 2 मोल पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब 2 निकलेगी, 2 मोल पर किलोग्राम, ये आ गया जवाब। तो यहाँ पर ये यूनिट भी मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया भाई। और ये भी ख़ास तौर पे बता दिया आपको मैंने बात कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नोट्स में ले आए ये बात अपनी। अब चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ जिसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन नंबर 4 पे जो है मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन वर्ड का मतलब ही यहाँ पर है पार्ट, हिस्सा। करना क्या है आपने, टोटल मोल्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि जब आपके पास, पहली बात इसकी नीड क्यों पड़ती है मोल फ्रैक्शन की, जब कंसंट्रेशन दूसरी चीज़ों से हम कंसंट्रेशन बता रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन की ये भी एक मेथड है ना कंसंट्रेशन ही बताने का, तो इसमें जो है इसकी क्या ज़रूरत आपको पड़ गई। अगर आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्यूट इन्वॉल्व है,
अब एक सॉल्यूट नहीं है, ये बीकर है, इसमें आपने पानी लिया, इसमें आपने एक सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, इसी में आपने दूसरा सॉल्यूट भी डिज़ोल्व किया, इसी में आपने तीसरा सॉल्यूट भी डिज़ोल्व किया। 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूट में एक मिसाल है सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है, दूसरा सॉल्यूट जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, और तीसरा किस्म का सॉल्यूट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है। ये 3 किस्म के सॉल्यूट आपने इसके अंदर डाल दिए। इसके भी अलग मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसके जो है वो 4 मोल हैं, इसके जो है वो 6 मोल हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या होगा, ये सब कुछ आपने किस में डाला है, H2O पानी के अंदर, इसके 10 मोल हैं। तो 10 मोल पानी के अंदर आपने देखें 2 मोल 4 मोल 6 मोल कितने हो गए, ये 6 और 4 10, और 12 मोल जो है वो टोटल 12 मोल जो है वो आपने ऐड किए हुए हैं 10 मोल सॉल्यूशन में। टोटल 12 मोल जो है आपने ऐड किए हुए हैं किस में, 10 मोल सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर अलग अलग जानना चाहते हैं कंसंट्रेशन, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए मोल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो एक सॉल्यूट है इसको हम XA कर देंगे, दूसरा वाला जो सॉल्यूट है इसको हम XB कर देंगे, तीसरा वाला जो सॉल्यूट है इसको हम XC कर देंगे, और इसको भी देखेंगे, इसके भी ये जो सॉल्वेंट है पानी, इसके भी मोल जो 10 मोल हैं, इसको मिसाल के तौर पर हम, क्योंकि ये बड़ा है सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको हम XT कर देंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह से बताया जाएगा अलग अलग। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मोल फ्रैक्शन हम इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, ये मेथड जिसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि XA moles of substance A, moles of substance A, इसके आपने मोल लिए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये जो A सब्सटेंस है, यानी कि एक जो सॉल्यूट अभी है इसको हम XA कह रहे हैं, ये इसके कितने मोल हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस A, यानी कि सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट A, उसके कितने मोल्स हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा जी। तो जब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दूसरा ये हमारे पास आ जाएगा, दूसरा भी लिख दूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। ये XB हमारे पास आ गया, इसमें क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ सब्सटेंस B, मोल्स ऑफ सब्सटेंस B, ये सब्सटेंस B है, ठीक है। और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हैं। अब एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपको। एक मोल जो है मीथेनॉल आपने लिया, मीथेनॉल का 1 मोल लिया आपने, ठीक है, और इसको H2O वाटर के 4 मोल्स में, 4 मोल्स जो है वाटर है, ये देखें ये रहा बीकर, ठीक है, इसमें आपने पानी लिया H2O। अब ये जो पानी आपने लिया है कितने मोल्स का पानी है, ये 4 मोल्स हैं पानी के, 4 मोल्स हैं पानी के। इसी में अब आप क्या डालेंगे, इसी में आप 1 मोल जो है मीथेनॉल का डाल देंगे, वो भी आ गया 1 मोल ऑफ मीथेनॉल, बन गया सॉल्यूशन। एग्जैक्टली मीथेनॉल का 1 मोल है और पानी के 4 मोल हैं, तो सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर पानी है, सॉल्यूट जो है वो यहाँ पर मीथेनॉल है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया।
तो सोल्यूशन के मोल्स जो हैं कितने होंगे यहाँ पर 4 + 1 = 5। 5 मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 5 मोल्स, 5 मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 5 मोल्स हैं। ठीक है भाई, तो सोल्यूशन के 5 मोल्स हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये 5 मोल्स का सोल्यूशन जो है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये 5 मोल्स का सोल्यूशन जो है इसमें कितना फ्रैक्शन जो है मीथेनॉल का है, कितना फ्रैक्शन जो है वो मीथेनॉल का है, मतलब कितना हिस्सा जो है वो मीथेनॉल का है। इस पूरे 5 मोल के सोल्यूशन को बनाने में कितना हिस्सा जो है वो मीथेनॉल का है और कितना हिस्सा जो है वो वाटर का है, ये आपने बताना है अलग अलग। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर XA मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं किसके लिए, मीथेनॉल के लिए, तो यहाँ पर कितने मोल हैं मीथेनॉल के, 1 मोल है। टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। तो 1 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए मीथेनॉल। ठीक है, और यहाँ पर ये सॉल्व हुआ अभी है, इसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको, 0.2 जो है इसका जवाब आएगा, 0.2 जो है इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह अब आपसे पूछा जाए कि इस 5 मोल के सोल्यूशन को बनाने में ये जो वाटर है जो सॉल्वेंट का किरदार अदा कर रहा है, इसका शेयर बताइए, इसका हिस्सा बताइए, इसका पार्ट बताइए मोल्स में, कि 5 मोल के सोल्यूशन बनाने में इस सॉल्वेंट का कितना शेयर है मोल्स में बताइए। तो फिर आप ये दोबारा मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, XB मोल्स ऑफ सब्सटेंस B। ये सब्सटेंस B कौन सा है, वाटर है जो सॉल्वेंट का किरदार अदा कर रहा है। और कितने मोल्स हैं इसमें, हमारे पास वाटर के 4 मोल हैं। ठीक है, और टोटल मोल हमारे पास कितने हैं, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन 5 मोल्स हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा 0.8। 0.8, यहाँ पर 0.2 जवाब आया था, यहाँ पर 0.8 जवाब आएगा। अब अगर टोटल आपको निकालना हो तो इसका टोटल फ्रैक्शंस जो है, टोटल फ्रैक्शंस अगर फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल फ्रैक्शंस जो हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शंस जो हैं उनको जमा करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे टोटल मोल फ्रैक्शन। यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल मोल फ्रैक्शन ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। तो सम का मतलब जमा। अब टोटल मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो क्या करें, आप जमा कर दें इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन को। इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन आपके पास एक ही आया 0.2, दूसरा आपके पास क्या आया 0.8। तो इनको आप जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1। ये बात हमेशा याद रखिए आप, ये MCQs में सवाल आ जाता है कि इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो हमेशा 1 निकलता है। यहाँ पर इस केस के अंदर हमने एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को देखा है। अगर यहाँ पर एक सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट हैं, एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट हैं, एक सॉल्वेंट 4 सॉल्यूट हैं, तो इसका जो सबका आप अलग अलग जो है वो मोल फ्रैक्शन निकालें। ठीक है, सॉल्वेंट का भी निकालें मोल फ्रैक्शन अलग से, उसको A बना दें। फिर एक जो सॉल्यूट है पहला वाला उसको XB बना दें, तीसरा जो सॉल्यूट है उसको XC बना दें, चौथे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है उसको XD बना दें, पांचवा जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन को XE बना दें। तो आप अलग अलग ये फार्मूला लगा के सबके जो है मोल फ्रैक्शन आप निकाल लें और
फिर टोटल मोल फ्रैक्शन आप को फाइंड आउट करना है, तो सम निकालने इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस का, जिसमें सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे और जितने सॉल्यूट्स हैं उनके भी मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, उनको जमा कर लें। सबका जवाब 1 आएगा, सबका जवाब 1 आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस A, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस B। ठीक है भाई। इसके बाद फिर पेज नंबर 203 पे आखिरी जो है ये आ जाता है पार्ट 3 के अंदर। इसको हम करेंगे, ये पार्ट्स पर मिलियन वाला है, पार्ट्स पर बिलियन वाला है और पार्ट्स पर ट्रिलियन वाला है। इसको हम करेंगे इंशाल्लाह अपने कंसंट्रेशन यूनिट के पार्ट 3 में और ओवरऑल इस चैप्टर के पार्ट 7 में, प्लस जो 5 एग्जाम्पल्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।